प्रेम में त्याग होता है, स्वार्थ नहीं। जो यह कहता है कि अगर तुम मेरे नहीं हो सके, तो किसी दूसरे के भी नहीं हो सकते। यहाँ प्यार नहीं, स्वार्थ बोल रहा है। सच तो यह है कि प्रेम में जहाँ अधिकार की भावना आती है, वहीं इंसान स्वार्थी होने लगता है, और जहाँ स्वार्थ होगा, वहाँ प्रेम समाप्त हो जाएगा। उपरोक्त पंक्तियां पढ़ते पढ़ते रवि ने आंखें मूंद लीं। एक एक शब्द सत्य है। इन पंक्तियों का क्या उसके साथ भी ऐसा ही कुछ घटित नहीं हो रहा? अतीत का एक एक पल उसकी स्मृतियों में विचरने लगा। रवि जब छोटा था, तभी उसके पापा गुजर गए। उसे और उसकी छोटी बहन रिया को उसकी माँ अनिता ने बड़ी कठिनाई से पाला था। वह कैसे भूल सकता है वह दिन, जब माँ बड़ी कठिनाइयों से 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। अपने जीवन काल में पिता ने घर के सामान के लिए इतना कर्ज ले लिया था कि पीएफ में से कुछ बचा ही नहीं था। पेंशन भी ज्यादा नहीं थी। माँ को आज से ज्यादा कल की चिंता थी। उसकी और रिया की उच्च शिक्षा के साथ साथ उन्हें रिया के विवाह के लिए भी रकम जमा करनी थी। उनका मानना था कि दहेज का लेन देन अभी भी समाज में विद्यमान है। कुछ रकम होगी तो दहेज लोभियों को संतुष्ट किया जा सकेगा, अन्यथा बेटी के हाथ पीले करना आसान नहीं है। बड़े प्रयत्न के बाद उन्हें एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिली, पर वेतन इतना था कि घर का खर्च ही चल पाता था। फायदा बस इतना हुआ कि अध्यापिका की संतान होने के कारण उन दोनों को आसानी से स्कूल में दाखिला मिल गया। माँ ने उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं होने दी। आवश्यकता का सभी सामान उन्हें उपलब्ध कराने की उन्होंने कोशिश की। इसके लिए उन्होंने ट्यूशन भी पढ़ाए। उन दोनों ने भी माँ के विश्वास को भंग नहीं होने दिया। माँ की खुशी की कोई सीमा नहीं रही जब मैट्रिक में रवि को राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप तो मिली ही, उसको पहचान भी मिली। यही 12वीं में हुआ। उसे आईआईटी में दाखिला तो नहीं मिल पाया, पर नीट में मिल गया। रिया ने भी अपने भाई रवि का अनुसरण किया। उसने भी बायोटेक्नोलॉजी को अपना करियर बनाया। बच्चों को अपने अपने सपने पूरे करते देख माँ को सुकून तो मिला, पर मन ही मन उन्हें यह भी डर सताने लगा कि कहीं बच्चे अपनी चुनी डगर पर इतने मस्त न हो जाएं कि उनकी अनदेखी करने लगें। अब वह उनके प्रति ज्यादा ही चिंतित रहने लगीं। माँ स्कूल कॉलेज की हर बात पूछती थीं। उनके मित्रों के बारे में भी हर संभव जानकारी लेने का प्रयास करती थीं। रवि और रिया ने कभी उनकी इस बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि उन्हें लगता था कि माँ का अतिशय प्रेम ही उनसे यह करवा रहा है। भला माँ को उनकी चिंता नहीं होगी तो किसे होगी? माँ की खुशी की सीमा न रही जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होते ही रवि की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई। रिया का कोर्स भी पूरा होने वाला था। माँ ने उसके विवाह की बात चलानी प्रारंभ कर दी। रिया अभी विवाह नहीं करना चाहती थी। वह रिसर्च कर अपना करियर बनाना चाहती थी। उसने अपना पक्ष रखा तो माँ ने यह कहकर अनसुना कर दिया कि मुझे प्रयास करने दो। यह कोई आवश्यक नहीं कि तुरंत अच्छा रिश्ता मिल ही जाए। संयोग से एक अच्छा घर परिवार मिल ही गया। रिया के मना करने के बावजूद माँ ने अपने अधिकार का प्रयोग कर उस पर विवाह के लिए दबाव बनाया। रवि ने रिया का साथ देना चाहा तो माँ ने उससे कहा कि मुझे अपनी एक जिम्मेदारी पूरी कर लेने दो। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। तुम स्वयं जाकर लड़के से मिल लो। अगर कुछ कमी लगे तो बता देना, मैं अपना निर्णय बदल दूंगी। और जहां तक रिया की पढ़ाई का प्रश्न है, वह विवाह के बाद भी कर सकती है। रवि तब रोहन से मिला था। उसमें उसे कोई भी कमी नजर नहीं आई। आकर्षक व्यक्तित्व होने के साथ वह अच्छे खाते पीते घर से था। कमाखा भी अच्छा रहा है। रोहन इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर था। माँ ने जैसे दिन देखे थे, जैसा जीवन जिया था, उसके अनुसार उसे उनका सोचना गलत भी नहीं लगा। वह एक माँ है। हर माँ की इच्छा होती है कि उनके बच्चे जीवन में जल्दी स्थायित्व प्राप्त कर लें। आखिर वह रिया को मनाने में कामयाब हो गया। रिया और रोहन का विवाह धूमधाम से हो गया। रिया के विवाह के दायित्व से मुक्त होकर माँ कुछ दिनों की छुट्टी लेकर रवि के पास आईं। एक दिन बातों बातों में उन्होंने अपने मन की बात उनके आगे रखते हुए कहा, बेटा, अब तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गई हैं। अब नौकरी करने की क्या आवश्यकता है? अब यहीं रहो। बेटे के मुख से यह बात सुनकर माँ भाव विभोर हो गईं। आखिर इससे अधिक एक माँ को और क्या चाहिए? उन्होंने त्याग पत्र भेज दिया। कुछ ही दिनों में वह उस घर को किराए पर उठाकर तथा वहां से कुछ आवश्यक सामान लेकर उसके पास आ गईं। रवि ने भी आज्ञाकारी पुत्र की तरह माँ का कर्ज उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
घर के खर्च के पूरे पैसे माँ को लाकर दे देता, हर जगह अपने साथ लेकर जाता, उनकी हर इच्छा पूरी करने का हर संभव प्रयत्न करता। धीरे धीरे पुत्र की जिंदगी में उनका दखल बढ़ता गया। वह उससे एक एक पैसे का हिसाब लेने लगी। अगर वह कभी मित्रों के साथ रेस्तरां में चला जाता तो माँ कहती, बेटा, फिजूल खर्ची उचित नहीं है, आज की बचत कल काम आएगी। माँ अपने जीवन का अनुभव बांट रही थीं, पर यह नहीं समझ पा रही थीं कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। उसकी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं। दिन में 3-4 बार फोन करती। रात को अगर आने में देर हो जाती तो 10 तरह के सवाल करती। इसलिए वह मित्रों की पार्टी में भी शामिल नहीं हो पाता था। झुंझलाहट तब और बढ़ जाती जब देर रात तक उसे ऑफिस में रुकना पड़ता और माँ को लगता कि वह अपने मित्रों के साथ घूम कर आ रहा है। उनके तरह तरह के प्रश्न उसे क्रोध से भर देते, विशेषतः तब जब वह घुमा फिराकर यह जानने का प्रयत्न करती कि उसके मित्रों में कोई लड़की तो नहीं है। उनका आशय समझकर भी वह उन्हें कुछ नहीं कह पाता था तथा माँ का अपने प्रति अतिशय प्रेम चिंता समझकर टालने की कोशिश करता। माँ का उसकी जिंदगी में दखल और माँ के प्रति उसका अतिशय झुकाव भांपकर मित्रों ने माँ की पूंछ कहकर उसका मजाक बनाना प्रारंभ कर दिया। कोई कहता, यार, तू तो अभी बच्चा है, कब तक माँ का आंचल पकड़कर घूमता रहेगा? आंचल छोड़कर मर्द बन, कुछ निर्णय तो अपने आप ले। मित्रों की बात सुनकर उसका आत्मसम्मान डगमगाता, स्वाभिमान को चोट लगती, पर वह चुप रह जाता। अब उसे लगने लगा था कि माँ का अपने बच्चे के प्रति प्यार स्वाभाविक है, पर उसकी सीमा रेखा होनी चाहिए। बच्चे को एक स्पेस मिलना चाहिए। कम से कम उसे इस बात की तो छूट देनी चाहिए कि वह कुछ समय अपने हमउम्र मित्रों के साथ बिता सके। आज भी उसके मन में माँ का स्थान सर्वोपरि है। आखिर माँ ही तो हैं, जिन्होंने न केवल उसे जिंदगी दी, उसे इस मुकाम तक पहुंचाने में कितने ही कष्ट सहे। फिर भी मन में तरह तरह के प्रश्न और शंकाएं क्यों? वह अब भी जो कर रही हैं, उसमें उनका प्यार छिपा है। माँ ने जीवन दिया है, अगर वह ले भी लें तो भी इंसान उसके कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। निदा फाजली ने यूं ही नहीं लिख दिया, मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार। दिल ने दिल से बात की, बिन चिट्ठी, बिन तार। साल दर साल बीतने लगे। उसके लगभग सभी मित्रों के विवाह हो गए। वह अक्सर कहते, यार, कब मिठाई खिला रहा है? वह मुस्कुराकर कहता, मुझे आजादी प्यारी है, अभी मैं बंधन में बंधना नहीं चाहता। इस बीच कई रिश्ते आए, पर माँ को कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। कहीं परिवार अच्छा नहीं है तो कहीं लड़की। अगर सब कुछ ठीक रहा तो लेन देन के मसले पर बात टूट जाती। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ ऐसा क्यों कर रही हैं। जिस दहेज की समस्या से वह रिया के समय त्रस्त थीं, वही दहेज का लालच अब उनमें कैसे समा गया। एक रिश्ता तो उसकी कंपनी में भी काम कर रही एक लड़की का था। उसके माता पिता इस रिश्ते के लिए इसलिए ज्यादा उत्सुक थे क्योंकि उन्हें लगता था कि दोनों के एक ही कंपनी में काम करने से वह एक दूसरे की समस्याओं को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। लेकिन माँ को वह लड़की ही पसंद नहीं आई। उसने कुछ कहना चाहा तो बोली, तू अभी बच्चा है, शादी विवाह ऐसे नहीं हो जाता, बहुत कुछ देखना और सोचना पड़ता है। उसकी नाक इतनी मोटी और छपटी है कि अगर उससे तेरा विवाह हो गया तो आगे की सारी पीढ़ियां छपटी नाक लेकर आएंगी। उसने कभी माँ की बात नहीं काटी थी, तो अब उनसे कैसे कहता कि उसे लड़की का रंग रूप सूरत सीरत ठीक ही लगी। नाक भी ऐसी मोटी या छपटी तो नहीं है जैसा माँ कह रही है। पता नहीं माँ ने बहू के रूप में कैसी लड़की मन में बसा रखी है। अब वह क्यों भूल रही हैं कि हर लड़की सर्वगुण संपन्न नहीं होती। सच तो यह है कि वह इस रिश्ते के आने से पहले कई बार ऑफिस कैंपस में उस लड़की को देख चुका था। आंखें भी मिली थीं, शायद चाहने भी लगा था। उस दिन वह बहुत ही निराश हुआ था। उसे अपना एक सपना टूटता महसूस हो रहा था, पर माँ के खिलाफ जाकर कुछ कहने या करने का प्रश्न ही नहीं था। वह सब कुछ सहन कर सकता था, पर माँ की आंखों में आंसू नहीं। दिन बीत रहे थे, बच्चों के स्कूलों की छुट्टी हो गई थी। माँ ने रिया को छुट्टियों में बुला लिया तो उसे भी लगा कि चलो अच्छा है, दिल दिमाग पर छाई निरस्ता से मुक्ति मिलेगी। रिया के आते ही घर में रौनक हो गई। उसका 2 वर्षीय बेटा आरव तो उसे छोड़ता ही नहीं था। मामा, हमें यह चाहिए, हमें वह चाहिए, और वह उसकी डिमांड पूरी करते करते थकता नहीं था। भैया, कब तक अकेले रहोगे? अब तो भाभी ले आओ। आखिर माँ कब तक तुम्हारी गृहस्थी संभालती रहेंगी? इन्हें भी तो आराम चाहिए। एक दिन रिया ने बातों बातों में कहा। उसकी जगह माँ ने उत्तर दिया,
आखिर भैया को कैसी लड़की चाहिए? मुझे बता दो, मैं ढूंढ दूंगी। अरे रवि, रिया को जलेबी पसंद है। आज छुट्टी है, अभी आरव सो रहा है। जा ले आ, वरना वह भी तेरे पीछे लग लेगा। माँ ने बात का रुख मोड़ते हुए कहा। ठीक है माँ। उसने कपड़े बदले तथा चला गया। अभी आधी सीढ़ी ही उतरा था कि उसे याद आया कि बाइक की चाबी लेना तो भूल ही गया। चाबी लाने वह उल्टे पांव लौट आया। घंटी बजाने ही वाला था कि माँ की आवाज सुनाई दी। तू बार बार रवि के विवाह के लिए मुझ पर क्यों दबाव डालती है? अरे, अगर उसका विवाह हो गया तो क्या तू ऐसे आकर यहाँ रह पाएगी? या मैं घर को अपने अनुसार चला पाऊंगी? हर बात में रोक टोक मुझसे सहन नहीं होगा। माँ की आवाज आई। पर माँ, यह तो ठीक है कि भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं। भला तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? रिया ने आक्रोश भरे स्वर में कहा। इस दुनिया में हर इंसान स्वार्थी है। फिर मैं क्यों नहीं बन सकती? मैंने इतने कष्ट झेले हैं, अब जाकर कुछ आराम मिला है। फिर कोई आकर मेरे अधिकार छीने, ये मुझसे सहन नहीं होगा। माँ, अगर भैया को तुम्हारी इस भावना का पता चला तो। रिया ने आक्रोश भरे स्वर में कहा। पता कैसे चलेगा? यह मैं तुझसे कह रही हूं। अब तुझ पर इतना विश्वास तो कर ही सकती हूं कि इस राज को राज ही रहने देगी। पर इस संदर्भ में अब मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहती। तू अपनी गृहस्थी संभाल और मुझे मेरे तरीके से जीने दे। अगर ऐसा था तो तुमने मेरा विवाह क्यों किया? तुम्हारे अनुसार मैंने भी तो किसी का बेटा छीना है। तेरी बात अलग है। तू मेरी बेटी है। तुझे मैंने अच्छे संस्कार दिए हैं। इससे आगे रवि से कुछ सुना नहीं गया। वह उल्टे पांव लौट गया। लगभग 1 घंटे बाद माँ का फोन आया। मन तो आया बात न करे, पर फोन उठा ही लिया। कहाँ हो तुम बेटे? इतनी देर हो गई, चिंता हो रही है। आज माँ के स्वर की मिठास पर उसे भी तृष्णा हो आई, पर फिर भी आत्मसहज स्वर में बोला। कुछ दोस्त मिल गए हैं, नाश्ते पर इंतजार मत करना, मुझे देर हो जाएगी। तेरे दोस्त भी तो तेरा पीछा नहीं छोड़ते। अच्छा, जल्दी आ जाना, वरना आरव उठते ही तुम्हें ढूंढेगा। माँ का कई बार फोन आते देख उसने फोन को स्विच ऑफ ही कर दिया। लगभग शाम को लौटा तो माँ के तरह तरह के प्रश्नों के उत्तर में उसने सिर्फ इतना कहा। अचानक बॉस ने बुला लिया। उनके साथ किसी प्रोजेक्ट पर बात करते करते गहमागहमी हो गई। आज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, बहुत थक गया हूं। माँ को अचंभित छोड़कर वह अपने कमरे में चला गया तथा कमरा बंद कर लिया। पता नहीं क्या हो गया है इसे। आज से पहले तो इसने ऐसा कभी नहीं किया। भैया कह रहे थे कि बॉस से कुछ घमाघमी हो गई है। हो सकता है कुछ ऑफिस की परेशानी हो। अगर कुछ परेशानी भी है तो ऐसे कमरा बंद करके बैठने से थोड़ी ही हल हो जाएगी। आज तक तो हर परेशानी मुझसे शेयर करता था, फिर आज। माँ, तुम भी न जाने क्या क्या सोचती रहती हो। रिया के वाक्य उसके कानों में पड़े। खाने के समय माँ रिया उससे खाने के लिए कहने आई, पर उसने कह दिया, मुझे भूख नहीं है, मैंने उनके साथ ही खाना खा लिया था। रवि जानता था कि उसके इस व्यवहार से माँ और रिया दोनों आहत होंगी, पर वह अपने आहत मन का क्या करे? मन नहीं लगा तो वह किताब लेकर बैठ गया। वैसे भी किताबें उसकी सदा से साथी रही थीं। उसकी लाइब्रेरी शरद चंद्र से लेकर चेतन भगत, शेक्सपियर से लेकर हैरी पॉटर जैसे नए पुराने लेखकों की किताबों से भरी पड़ी थी। जब मन भटकता था तो वह किताब लेकर बैठ जाता। मन का तनाव तो दूर हो ही जाता, मन को शांति भी मिल जाती थी। किताब पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी निगाह उन पंक्तियों पर पड़ी। तो क्या अब माँ के प्रेम में स्वार्थ आ गया है, जिससे उनमें अनचाहा डर पैदा हो गया है? परिस्थितियों पर नजर डाली तो लगा माँ का डर गलत नहीं है, पर उनका सोचना तो गलत है। उन्हें यह क्यों लगने लगा है कि कोई दूसरा आकर उनसे उनका अधिकार छीन लेगा? अगर वह अपना निस्वार्थ प्रेम बनाए रखती हैं, तो अधिकार छीनेगा नहीं, वरन उसमें वृद्धि ही होगी। अगर मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनकी हर इच्छा का पालन करता हूँ, तो क्या उनका कर्तव्य नहीं है कि वह भी मेरी इच्छा का सम्मान करें? मुझे बंधक बनाकर रखने के बजाय थोड़ी स्वतंत्रता दें। अगर माँ मेरे विवाह का प्रयास नहीं चाहती, तो मैं स्वयं प्रयास करूंगा। आखिर मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। मैं कर्तव्य के साथ अधिकार भी चाहता हूँ। माँ को मुझे मेरा अधिकार देना ही होगा। मैं रिया से बात करूंगा। अगर उसने साथ दिया तो ठीक, वरना मर्यादा लानी ही पड़ेगी। आखिर जब बुजुर्ग अपने ही अंश की भावना को न समझना चाहें, तो बच्चों को मर्यादा लानी ही पड़ती है। इस विचार ने उसके मन में चलती उथल पुथल को शांति दी। घड़ी की ओर देखा तो 2 बजे बज रहे थे।
वह सोने की कोशिश करने लगा। साल भर बाद 2024 में रवि ने रिया और निशा के साथ अपने अपार्टमेंट के सामने कार खड़ी की। रिया ने कार से उतरकर कहा, भैया, आप भाभी को लेकर पहुंचो, तब तक मैं आरती का थाल सजाती हूँ। अरे रिया, तू अचानक? न कोई सूचना? कहाँ है रोहन और आरव? माँ ने दरवाजे पर उसे अकेला खड़ा देखकर प्रश्न किया। वह भी आ रहे हैं माँ। अभी आरती का थाल सजाओ, भैया भाभी को लेकर घर आए हैं। भाभी, क्या कह रही है तू? वह ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे बिना बताए इतना बड़ा फैसला। ऐसा करते हुए एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। क्या तुम भी इसमें शामिल हो? माँ ने बौखलाकर कहा। हाँ, मैं भी माँ। अगर अपना सम्मान बनाए रखना चाहती हो तो खुशी खुशी बहू का स्वागत करो। मैं आरती का थाल सजाती हूँ। और हाँ, तुरंत होटल नटराज के लिए निकलना है। कोर्ट मैरिज हो चुकी है, पर समाज की मर्यादा निभाने के लिए वहां हमें रिसेप्शन के साथ विवाह की रस्में भी पूरी करनी है। कार्ड बन चुके हैं। थोड़ी देर में मेहमान भी आने प्रारंभ हो जाएंगे। यहाँ कोई हंगामा ना हो, इसलिए रोहन आरव को लेकर सीधे होटल चले गए हैं। जितनी तेजी से रिया का मुंह चल रहा था, उतनी तेजी से उसके हाथ भी। पर लड़की कौन है? उसका परिवार कैसा है? क्रोध पर काबू पाते हुए माँ ने पूछा। लड़की से तुम मिल चुकी हो, भैया के साथ ही काम करती है। क्या वह निशा? माँ, तुम्हें छपट्टी नाक वाली नजर आई होगी, पर मुझे वह बहुत ही सुलझी और व्यवहारिक लड़की लगी। और सबसे बड़ी बात, वह भैया की पसंद है। शादी से पहले हर लड़की सुलझी नजर आती है। माँ, अगर अभी तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो मेरी बात याद रखना, घाटे में तुम ही रहोगी। बच्चे बड़ों से सिर्फ आशीर्वाद चाहते हैं, उसके बदले में बड़ों का सम्मान देते हैं। अगर उन्हें आशीर्वाद की जगह ताने और उलाहने मिलते रहे तो बड़े भी उनसे सम्मान की आशा न रखें। वैसे भी तुम्हारे रुख के कारण ही हमें अनचाहे तरीके से फैसला लेना पड़ा। और तो और, निशा के माता पिता को बड़ी कठिनाई से इस सब के लिए तैयार कर पाए हैं। अब चलो। कहते हुए रिया का स्वर कठोर हो गया था। वह आरती का थाल लिए तेजी से बाहर की ओर चल दी। कहने सुनने के लिए कुछ रह ही नहीं गया था। पंछी के पर निकल चुके हैं और वह अब बिना किसी की सहायता से उड़ना भी सीख चुका है। बहेलिया अगर चाहे भी तो उसे बांध कर नहीं रख सकता। यह सोचकर माँ ने रिया का अनुसरण किया। रिया बाहर आई तो देखा दरवाजे पर रवि निशा के साथ खड़ा था। आरती का थाल रिया ने माँ के हाथ में पकड़ाकर बोली, भैया, पहले मेरी मुट्ठी गर्म करो, तब अंदर आने दूंगी। रवि से मोटा सा लिफाफा पाकर ही वह हटी। माँ की तरफ मुखातिब होकर बोली, माँ, अब तुम्हारी बारी। पूरी जादूगरनी निकली। अभी से मेरे बेटे को फांस लिया। आगे न जाने क्या क्या होगा। मन ही मन बुदबुदाई। तभी अंतर्मन ने उसे झकझोरा। अब अपना और कितना अपमान करवाएगी अनिता? आगे बढ़। खुशियां तेरे द्वार खड़ी हैं। खुशी खुशी स्वागत कर। उन्होंने रिया के हाथ से थाल लिया। आरती उतारते हुए बोली, अच्छा सरप्राइज दिया तुम लोगों ने। मुझे हवा भी नहीं लगने दी। अगर तुझे इसी से विवाह करना था तो मुझसे कहते, क्या मैं मना कर देती? रिया, इसमें कुछ मीठा तो रखा ही नहीं है। अब बिना मुंह मीठा करवाए कैसे बहू को गृह प्रवेश करवाऊं? आज मीठा तो कुछ भी घर में नहीं है। जा, थोड़ा सा गुड़ ले आ। रवि और रिया ने एक दूसरे को देखा। माँ में आए परिवर्तन ने उन्हें सुखद आश्चर्य से भर दिया। अब खड़ी ही रहेगी या लाएगी भी? माँ ने पुनः कहा। अभी लाई माँ। ये कहकर रिया गुड़ लाने अंदर गई तथा रवि और निशा माँ के चरणों में झुक गए। तो दोस्तों, रवि ने जो फैसला किया, क्या वह सही था या गलत? दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।